वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये 9वीं जमात का उर्दू का नज़म है। 8वीं नज़म सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, जिसे मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। तो हम इसकी पहली बात को हम देखेंगे। पहली बात में हम देखेंगे यहाँ पर कि आम जिंदगी में मौका बेमौका लोग एक दूसरे की तारीफ और सताइश करते रहते हैं। ये एक समाजी अमल है। तारीफ करने वाले का कोई मकसद हो सकता है और जिसकी तारीफ की जा रही हो, मुमकिन है कि अपनी तारीफ सुनकर वो तारीफ करने वाले का कोई काम बना दे। अवाम से हटकर ये तरीका पुराने ज़माने में अमीरों, नवाबों और बादशाहों के दरबारों में भी राइज था। मुआशरे के आलम फाजिल, शायर और दूसरे फनकारों दरबारों में एजाज़ात पाते थे, जिसके सिले में उन्हें नवाबों, बादशाहों की तारीफ व तौसीफ करनी पड़ती थी। ख़ास तौर पर शायर अपनी नज़मों में इनाम व इकराम देने वालों की खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ किया करता और बदले में खिताब या खिल्लत से नवाजा जाता था। शायरी में ऐसी नज़म को कसीदा कहते हैं। कसीदे में यूं तो सिर्फ ममदू की खूबियां बयान की जाती हैं, मगर बाज़ कसीदों में वाज, नसीहत व वतनी हालात की तफसील भी मिलती हैं। उर्दू शायरी में सौदा, इंशा, ज़ोक और गालिब के कसीदों में ये बहुत ही कसीदे मशहूर हैं। इन सब के जान पहचान में हम देखेंगे मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को अकबराबाद में पैदा हुए। उनका नाम असदुल्ला खान लक़ब मिर्ज़ा नौशाद था। दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ामुल जंग के शाही खिताबात भी दिए थे। जब उन्होंने शायरी शुरू की तो पहले असद फिर गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। गालिब ने शायरी में अपना अंदाज, अपना इजाद किया। उन्होंने उस्ताद शायरी को वकार और उर्दू गज़ल को एतबार बख्शा। वो दरअसल गज़ल के शायर थे, लेकिन उन्होंने कसीदा, रुबाई और कित्ता जैसी इज़ाफ़ में भी खूब अशार कहे हैं। फ़ारसी नज़म व नस्र में भी उनकी कई तसानीफ़ मशहूर है। उर्दू ज़ुबान में पहले पहल मकतूब निगारी की रिवायत को गालिबी ने फ़रोग़ दिया और ऐसे बेतकल्लुफ़ी से आम ज़ुबान में अपने दोस्तों को ख़तूत लिखे कि जिन्हें पढ़कर महसूस होता कि दोस्त आमने सामने बैठे बातें कर रहे हों। 15 फरवरी 1869 को गालिब का इंतकाल दिल्ली में हुआ। झेल में गालिब का मशहूर कसीदा दिया जा रहा है, जो इस सिन्फ के तमाम तकाज़ों को पूरा करता है। इस कसीदे में गालिब ने जैसे अल्फाज में शेरी तरकीबें इस्तेमाल की हैं, उनसे कसीदे में एक शाहाना शान पैदा हो गई है। तो हम कसीदा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कसीदे के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं यहाँ से। कसीदा उर्दू शायरी की एक मकबूल सिन्फ रहा है। लफ्ज़ कसीदा के मानी मकसूद, इरादा है, यानी कसीदा लिखते वक्त शायर का मकसद या इरादा होता है कि वो किसी नवाब, अमीर या बादशाह की खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ व तौसीफ करे। इससे शायर का मकसद नवाब या बादशाह से इनाम व इकराम हासिल करना भी होता है। अपने मकसद की वजह से कसीदा एक मौजूई सिन्फ है, लेकिन इसकी मखसूस हैत भी अहमियत रखती है। इसका पहला शेर मुतला कहलाता है और बाद के अशार में गज़ल की तरह मुतला की काफियों की पाबंदी की जाती है। कसीदे के चंद मखसूस अज्जा हैं, जैसे मुतला के बाद इसका पहला जुज आता है जिसे तशबीब कहते हैं। तशबीब के अशार में शायर किसी मखसूस मौजू, मसलन मौसम, ज़माने के हालात, खुद इसकी अपनी शायराना हैसियत वगैरह पर चंद अशार कहता है। उसके बाद कसीदे का दूसरा जुज गुरेज आता है। यहाँ शायर दूसरा मुतला भी शामिल कर सकता है। गुरेज से मुराद ये है कि यहाँ से शायर तशबीब के मौजू से गुरेज करके कसीदे के मकसद यानी नवाब या बादशाह की तारीफ और तौसीफ में अशार शामिल करता है। इस हिस्से को मद्दा के कहते हैं, जो कसीदे का खास हिस्सा है। मद्दा के बाद ममदू से शायर को इनाम व इकराम की तवक्का होती है। वो इस मकसद की तरफ भी इशारा करता है। ये हिस्सा अर्ज़े मुद्दा या हसन तलब कहलाता है। इसके बाद शायर नवाब या बादशाह के लिए दुआ पर कसीदे को ख़त्म करता है। ये यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। तो चलिए कसीदा पढ़ के देखते हैं।
سب سے پہلے جو یہ قصیدے کی لائن ہے ہم اس کو دیکھیں گے. صبح دم دروازہ خاور کھلا، صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا. اس کے معنی ہے کہ صبح جب مشرق سے مہر عالم تاب یعنی نمودار سورج جب نمودار ہوتا ہے تو ساری دنیا طلوع آفتاب کے منظر کو دیکھتی ہے. دوسرا ہے خسرو انجم کے آیا صرف میں، شب کو تھا گنجائے گوہر کھلا. تو اس کا جواب ہے یہاں پر کہ خسرو انجم کے آیا صرف میں یعنی کہ رات کو آسمان میں گنجائے گوہر یعنی ستاروں کا جو خزانہ بکھرا ہوا تھا اسے خسرو انجم یعنی کہ ستاروں کے بادشاہ کا سورج نے خرچ کر دیا. صرف کیا نا، یہاں پر دیکھیے صرف کرنا یعنی خرچ کرنا، خسرو انجم اور یہاں گنجائے گوہر کے معنی یہاں پر ہم نے بتایا کہ خزانہ ہوتا ہے. گنجائے گوہر یعنی ستاروں کا خزانہ بکھرا ہوا تھا جسے خسرو انجم یعنی ستاروں کے بادشاہ سورج نے خرچ کر دیا تو آسمان ستاروں سے خالی ہو گیا. اب تیسرا ہے یہاں پہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو اس کا ہے کہ یہ کھلا دھوکہ دیتے ہیں. جو ستارے ہیں دن میں تو نظر آتے نہیں کیونکہ وہ وہیں ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے. تو یہ ستارے بڑے بازیگر ہیں جو ہوتے کچھ ہیں اور دکھائی کچھ دیتے ہیں. شاعر کا کہنا ایسا ہے یہ کھلا دھوکہ دیتے ہیں مگر اب وہ معدوم ہو گئے ہیں. اب چوتھے میں ہم دیکھیں گے سطح گردوں پر پڑا تھا رات کو، موتیوں کا ہر طرف زیور کھلا. زمین کی سطح پر موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے جو زیور کی طرح یہ تارے ہوتے ہیں وہ دن میں نہیں رات کو ہی بس دکھائی دیتے ہیں. پانچواں ہے یہاں پہ شعر کی صبح آیا جانب مشرق کی نظر، ایک نگار آتشی رخ سر کھلا. تو صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں تب وہ تاب نہیں ہوتی یعنی وہ سنہرے پن کی بجائے سرخی ہوتی ہے. سورج نہیں بلکہ آگ جیسے روشن چیز والا اس کا معشوق ہے. جیسے سورج کیسا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، اس کی روشنی کم ہوتی ہے، وہ خوبصورت محبوب جیسا گلگوں چہرے کا اگتے ہوئے سورج کی لالی میں تلاش کر کے شاعر نے اپنے خیال کو اچھوتے پن کا اظہار کیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی تو تعریف شاعر کرتے ہیں لیکن سورج کی تعریف کرنا ایک نہایت خوبی کا احساس ہوتا ہے ہمیں، اس میں شاعر کی خوبی ظاہر ہوتی ہے. اگلا ہے یہاں پہ شعر بزم سلطانی ہوئی آراستہ، کعبہ امن و اما کا در کھلا. تو یہاں پر دیکھیں گے بادشاہ کی حکمرانی میں کہیں بھی فتنہ فساد نہیں تھا. اب اگلا ہے تاج زریں مہر تاباں سے سوا، خسرو آفاق کے منہ پر کھلا. تو آسمانوں کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے سر پر جو تاج زریں ہے وہ مہر تاباں سے کہیں زیادہ روشن اور تابناک ہے، بادشاہ کے چہرے پر خوب جچ بھی رہا ہے. شاعر کا ایسا کہنا ہے. اگلا شعر ہے کہ شاہ روشن دل بہادر شہ کے ہیں، راز ہستی اس پر سر تا سر کھلا. اب یہاں پہ کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے روشن دل کے ہیں، وہ راز ہستی سے بخوبی واقف ہیں. اگلا ہے شعر یہاں پہ کہ وہ کہ جس کی صورت تکوین میں مقصد نو چرخ و ہفت اختر کھلا. یہاں پہ شاعر اس شخص کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں جس کے وجود میں آنے کا مقصد 9 آسمانوں اور 7 ستاروں کی تخلیق کی یعنی اس کائنات کی تخلیق کی وہ اسی بہانے تعریف کر رہے ہیں. اگلا شعر ہے یہاں پر مجھ پہ فیض تربیت سے شاہ کے منصب محرمہ و مہور کھلا. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بادشاہ کی تربیت کی طفیل میں مجھے سورج چاند اور زمین کے مہور کا مقام حاصل ہوا. اگلا شعر ہم پڑھیں گے یہاں پر باغ مانی کے دکھاؤں گا بہار، مجھ سے گر شاہ سخن گستر کھلا. اگر شاہ سخن گستر یعنی خوش بیان شاعر یعنی بادشاہ کو کہا جا رہا ہے، شاعر بادشاہ کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کھل جائے تو میں بھی معافی و مطالب کے باغات کا بہار دکھاؤں گا. اگلا شعر ہے یہاں پہ پھر ہوا مدحت ترازی کا خیال، پھر میں و خورشید کا دفتر کھلا. یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ مبالغہ آرائی سے شاعر کام لیتے ہوئے کہتے ہیں
یعنی کہ غالب کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے بادشاہ کی تعریف و توصیف کا خیال آتا ہے تو میں و خورشید کے دفتر کھل جاتے ہیں. میں و خورشید یعنی چاند اور سورج کی تعریفوں کے پل بن جاتے ہیں. اگلا شاعر کہہ رہے ہیں کہ مدہ سے ممدوح کی دیکھی شکوہ یہ عرض سے رتبہ جوہر کھلا. یعنی ممدوح یعنی بادشاہ کی عظمت اور رتبے کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں. اگلا شعر ہے مہر کانپا چرخ چکر کھا گیا بادشاہ کا رایات لشکر کھلا. یعنی جب بادشاہ کا لشکر کا پرچم لہراتا ہے تو سورج لرج اٹھتا ہے اور آسمان چکرا جاتا ہے. مہر یعنی سورج اور چکرا جاتا ہے. دراصل شاعر بادشاہ کے لشکر کے دبدبے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. یہ اس حساب سے. اگلا شعر ہے کہ بادشاہ کا نام لیتا ہے خطیب اب الوہ پایا ممبر کھلا. یعنی جب خطیب دوران خطبہ بادشاہ کا نام لیتا ہے تو ممبر کے پائے کی بلندی دو چند ہو جاتی ہے. اب اگلا شعر ہے کہ ملک کے وارث کو دیکھا خلق نے اب فریب تغرل و سنجر کھلا. یعنی جب دنیا ملک کے وارث کو دیکھتی ہے تو ترکستان کے فرما رواں تغرل و سنجر کی اہمیت کا فریب کھل جاتا ہے. یعنی ان کو بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ان کے آگے سارے راجہ بادشاہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتے. اگلا ہے یہاں پہ کہ ہو سکے کیا مدہ ہاں ایک نام ہے دفتر مدح جہاں داور کھلا. یعنی غالب کہتے ہیں کہ بادشاہ کی مدح بھلا وہ کیا کر سکیں گے یعنی تعریف کیا کر سکیں گے بھلا فقط یہ کہنے کی بات ہے کہ بادشاہ کے قصیدے کا انہوں نے دفتر کھول دیا ہے. تعریف نہیں یعنی وہ قصیدہ بس کہتے ہیں وہ ان کو دل سے راجہ سے بادشاہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. اگلا شعر ہے یہاں پہ جانتا ہوں ہے خط لوح ازل تم پہ اے خاقان نام آور کھلا. یعنی خط لوح ازل کیا ہے یہاں پر بچوں سمجھنے کی بات ہے کہ خط لوح ازل مراد کائنات کی ابتدا میں لکھی گئی تختی ہے وہ تحریر جس میں ازل سے اب تک کے حالات درج کیے گئے ہیں. اس تختی سے بادشاہ کے ناموری شہرت شان شوکت اور عظمت کا ظاہری پتہ چلتا ہے. خاقان چین کے بادشاہوں کا لقب تھا. یہ خاقان جو تھا وہ چین کے بادشاہوں کا لقب تھا. شاعر کے نظریے سے مطلب جو بہادر شاہ ظفر کو وہ چین کے بادشاہوں سے زیادہ مشہور و معروف سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت تختی میں درج ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں تم کرو صاحب قرآنی جب تک ہے طلس میں روز و شب کا در کھلا. اب آخر میں شاعر کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے کہ جب تک کہ یہ دنیا تک حکومت کرتے رہیں کب تک جب تک یہ دنیا رہے تب تک بادشاہ جو ہیں ان کے وہ حکومت کرتے رہیں. یعنی وہ اس طرح کی دعا کر رہے ہیں کہ دن رات کا چکر جب تک چلتا رہے گا بادشاہ حکمرانی کرتے رہیں گے. تو یہاں پر بچوں ہمارا قصیدہ ختم ہوا. تو چلیے اس کے بارے میں خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. غالب کا یہ قصیدہ مغل بادشاہ سراج الدین بہادر شاہ ظفر کے مداح میں لکھا گیا ہے. اس کی تشبیب میں غالب نے فلکی اجسام یعنی سورج اور ستاروں کے حوالے سے بادشاہ کے دربار کے آرائشوں کو خوبصورت زبان میں پیش کیا ہے. گریز میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں سے بہادر شاہ ظفر کے شان و شوکت کہیں بڑھ کر ہے. اپنے بارے میں خود شاعر کہتا ہے کہ ایسے عظیم بادشاہ کے دربار میں جا کر میری قدر و منزلت بھی خوب بڑھ گئی ہے. میں جو بادشاہ کے مدح و ثنا کر رہا ہوں بادشاہ اس سے زیادہ کہیں مستحق ہیں. خدا کرے کہ بادشاہ سلامت رہتی دنیا تک حکومت کرتے رہیں. یہ یہاں خلاصہ بھی مکمل ہوا. تو معنی و اشارات ہم دیکھیں گے. دروازہ خاور کیا ہے سورج کا دروازہ یعنی مراد مشرق. مہر عالم تاب یعنی دنیا کو روشن کرنے والا سورج. تیسرا ہے خسرو انجم ستاروں کا بادشاہ مراد سورج. صرف میں آنا خرچ کیا جانا. کواکب کوکب کی جمع ستارے. سطح گردوں آسماں کی طرح آسماں کی سطح. نگار آتشی رخ آگ جیسے روشن چہرے والا معشوق. کعبہ امن و اما سکون اور امن کا مقام. تاج زریں سونے کا تاج. مہر تاباں روشن سورج. سوا
ज्यादा। अब खुसरो कब आफाक, आसमानों का बादशाह मुराद बहादुर शाह जफर, मुंह पर यानी खुला, अच्छा लगा। सरता सर, पूरी तरह। सूरत तकवीन, तख्लीक की सूरत यानी वजूद। मकसद नूह, चरख व हफ्त, 9 आसमानों और 7 सितारों की तख्लीक। अख्तर का मकसद। मनसब महरुमाह व महूर, सूरज चांद और जमीन के महूर का मकाम। अगला है यहाँ पर इशारात मानी, बाग मानी, तरह तरह के मानी। शाह सुखन गस्तर, जोद गो बादशाह मुराद शायर। मदहत तराजी, तारीफ करना। दफ्तर मदे जहां दावर, दुनिया के बादशाह के कसीदे का दफ्तर। रुतबे जौहर, असल खूबी। अर्ज, किसी चीज के वजूद का सबब। शिकवाए, अजमत बढ़ाई। रायत लश्कर, फौज का झंडा। उल्वे पाए मिंबर, मिंबर के पाए की बुलंदी। फरेब तुगरल व संजर, तुर्किस्तान के बादशाहों तुगरल व संजर की अहमियत का फरेब। ख़त लौह अज़ल, कायनात की इब्तिदा में लिखी गई तख्ती। तहरीर, जिसमें अज़ल से अब तक के हालात दर्ज किए गए हैं। खाकान, चीन के बादशाहों का लक़ब है। खाकान नाम आवर मशहूर बादशाह मुराद बहादुर शाह जफर। साहिब कुरानी यानी बेहतरीन बादशाहत। तिलिस्म रोज़ व शब, दिन रात का। तिलिस्म मुराद जिंदगी। तो चलिए बच्चों, हम मश्क भी कर लेते हैं, यानी इस सबक के सवाल जवाब भी हल कर लेते हैं। सवाल जवाब हल करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे मैं पेन ले लेती हूँ और फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। नहीं, यस, अब मैं यहाँ से पेन ले रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। कुछ अंडरलाइन भी करना होगा हमें। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, इससे पहले हमारे कई सवाल जवाब अपलोड हैं, जिसमें 10वीं के सवाल जवाब हैं, 9वीं के कई सब्जेक्ट के सवाल जवाब अपलोड हैं। तो चलिए हम इस नज़म के यानी सुबह दम दरवाज़ा खावर खुला, जिसे मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, के आगे हम सवाल जवाब हल करते हैं। तो पहला यहाँ पे सवाल है, इक्तिबास से मिलने वाला पैगाम लिखिए। तो जवाब है, किसी के कामों और खूबियों की तारीफ व तौसीफ करना एक मस्बत अमल है। आम जिंदगी में भी लोग मौका बेमौका एक दूसरे की तारीफ व तौसीफ करते रहते हैं। ये एक समाजी अमल है। हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। बस इस बात का ख्याल रहे कि तारीफें झूठी ना हो, वरना इन पर चापलूसी का गुमान होता है। नज़म का यही पैगाम है। तो यहाँ पर अगला सवाल है, जेल के अशार का मफहूम बयान करिए। तो पहला सवाल है, सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, एक निगार आतिशी रुख सर खुला। तो इसका जवाब है यहाँ पर कि ये सुबह दम जब सूरज तुलू होता है तो उसकी रोशनी में तब वो ताब नहीं होती, यानी जो उसकी जो तेज रोशनी होती है ना, जब हमारी नजर ही उसको नहीं देख सकती, वैसा नजरिया नहीं होता है। आप सुबह सुबह देखेंगे सूरज को, हम उसको देख सकते हैं, उसमें रोशनी तेज नहीं होती, सुनहरेपन की बजाय सुर्खी होती है। शायर ने अपने इस मुशाहिदे को अपनी फिक्र के मुताबिक एक अलग अंदाज में पेश किया है। वो कहता है कि सुबह दम मशरिक की जानिब नजर आने वाला सूरज सूरज नहीं है, बल्कि आग जैसे रोशन चेहरे वाला इसका माशूक है। चांद में महबूब का हुस्न तलाश करना एक आम शायराना रोश है, मगर सूरज में महबूब की खूबसूरती देखना एक मुनफरिद अंदाज है। महबूब के गुलगू चेहरे को उगते हुए सूरज की लाली में तलाश करके शायर ने अपने ख्याल के अछूतेपन का इजहार किया है। अगला सवाल ये है दूसरा, वो कि जिसकी सूरत तकवीन में मकसद न चरख व हफ्त अख्तर खुला। तो ये जवाब हम यहाँ पर देखेंगे। इस शेर का मफहूम ये है कि शायर इस
शख्स की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहा है जिसके वजूद में आने का मकसद 9 आसमानों और 7 सितारों की तख्लीक है। मतलब ये है कि इस शख्स को वजूद बख्शने के लिए अल्लाह ताला ने 9 आसमान और 7 सितारों की तख्लीक की, यानी इस कायनात की तख्लीक की। अगला सवाल है यहाँ पर, झेल की सरगर्मियां एक लफ्ज यानी एक जुमले में मुकम्मल करें। तो कसीदे के अज्जा क्या है? तशबीब, गुरेज, मद्दा व दुआ। अगला सवाल है, गालिब के खिताब नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क। अगला सवाल यहाँ पर है कि सही मुतबादल लिखिए। तो पहला है, कसीदे के डैश अज्जा होते हैं, तो 4 अज्जा होते हैं। ये गलत है, आप इसे ध्यान न दें, 4 अज्जा होते हैं। दूसरे में है सवाल, कसीदा एक डैश सिन्फ है, एक मौजूई सिन्फ है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया, ये सही है। तीसरा है, मिर्जा गालिब ने डैश की रिवायत को फरोग दिया, यानी मकतूब निगारी को फरोग दिया। चौथा सवाल है, गालिब मिर्जा गालिब का लक़ब डैश था, नजमुद्दौला था। ठीक है। अगला है यहाँ पे सवाल, कसीदे में इस्तेमाल किए गए सूरज के दिगर नाम लिखिए। सूरज के दिगर नाम खावर, महर, खुसरो अंजुम, खुर्शीद है। और अगला सवाल है यहाँ पे, बादशाह के लिए इस्तेमाल किए गए सिफाती नाम लिखिए। तो खुसरो आफाक, शाह रोशन दिल और खाकान नाम आवर। अगला सवाल है यहाँ पर, झेल की सरगर्मियां मुख्तसर मुकम्मल करिए। तो पहला सवाल है, कसीदे से सिन्फ़े मुबालिगा का कोई शेर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए जवाब में सिन्फ़े मुबालिगा के दूसरे शेर में वो कि जिसकी सूरत तकवीन में मकसद ना चर व हफ्त अख्तर खुला। अगला सवाल है यहाँ पर, सूरज के कांपने और आसमान के चकराने की वजह लिखिए। अब देखिए जवाब है, जब बादशाह के लश्कर का परचम लहराया तो उसकी हैत से सूरज कांप उठा और आसमान चकरा गया। अगला सवाल है यहाँ पर, शायर ने बादशाह के ताज और सूरज में जो निस्बत बयान की है उसे लिखिए। तो ये सवाल तीसरे में है। इसका जवाब, शायर ने कहा है कि बादशाह का ताज सूरज से ज्यादा रोशन और ताबनाक है। अगला सवाल है यहाँ पे, बादशाह की हुक्मरानी में कहीं भी फितना फसाद नहीं था, इस मफहूम का शेर लिखिए। तो हम इसका जवाब देखेंगे। यहाँ जवाब है, बज़ में सुल्तानी हुई आरास्ता, काबा अमन व अमा का दर खुला। अगला सवाल है यहाँ पर, आखिरी, दिन रात का चक्कर जब तक चलता रहेगा बादशाह हुक्मरानी करते रहेंगे, इस मफहूम वाला शेर लिखिए। तो जवाब है यहाँ पर ये आखिरी वाला, तुम करो साहिबे कुरानी जब तलक है तिलिस्म रोज व शब का दर खुला। तो ये हो गया मुकम्मल। अगला सवाल है यहाँ पर, अशार को गौर से पढ़िए और वो कसीदे के किन अज्जा से लिए गए हैं उनके नाम लिखिए। तो पहला है, फिर हुआ मुद्दत तराजी का ख्याल, फिर मैं व खुर्शीद का दफ्तर खुला। तो ये गुरेज है। दूसरा है, बादशाह का नाम लेता है खतीब, अब उल्वे पाया है मिंबर खुला। ये मद्दा है। तीसरा है, तुम करो साहिबे कुरानी जब तलक है तिलिस्म रोज व शब का दर खुला। ये दुआ है। अब अगला सवाल है यहाँ पे, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। तो ये अलीफ और बे ग्रुप से हमें जोड़ियां लगाना है। तो पहले है यहाँ पर, सते गुर्दो, इसको मोतियों का जेवर से हमने जोड़ी लगा दी। महर ताबा यानी ताज जरी, इसको यहाँ पे देखिए सते गुर्दों को हमने किससे लगाया, मोतियों का जेवर। दूसरा है ताज जरी, ताज जरी को हमने मिलाया महर ताबा से, ये वाला। और कवाकब से बाजीगर, ये यहाँ से देखिए इस तरह जोड़ी लगाएगी, और जानिब मशरिक से निगारे आतशी रुख। तो ये हो गया बच्चों इस तरह से पहला। अब यहाँ पे अगला सवाल है, शायर ने बादशाह के ताज और सूरज में जो निस्बत बयान की है उसे लिखिए। तो जवाब है, बादशाह का ताज सोने का बना हुआ था और सूरज रोशन था, दोनों चमकदार थे, मगर शायर को बादशाह का ताज सूरज के आबो ताब से ज्यादा ताबनाक और रोशन मालूम हो रहा था। दोनों में कदरे मुश्तरक ये थी कि दोनों चमकदार थे। अगला यहाँ पे सवाल है,
शेरी जमाल, जमालियात शेर यानी खुसरो अंजुम के आया सर्फ में शब को था गुंजय गौहर खुला। इसका जवाब हम देखेंगे, यानी मस्कुरा बाला शेर में मानी व मतलब की खूबी को बयान कीजिए। तो जवाब है कि महर आलम ताब यानी सूरज के तुलू होने के बाद रात की तारीकी में आसमान पर बिखरे हुए सितारे मादूम हो जाते हैं यानी छुप जाते हैं। दरअसल सूरज के रोशनी इस कदर तेज होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देते, वरना आसमान में मौजूद होते हैं। इस कदरती मजहर के मुशाहिदे को शायर ने बड़े ही शायराना अंदाज में अपनी फिक्र का एतबार अता किया है और नदरत बयान से काम लेते हुए उसकी एक नई मानी बयान की है। वो कहता है कि रात के वक्त आसमान पर मोतियों का जो खजाना बिखरा पड़ा था उसे खुसरू अंजुम यानी सितारों के बादशाह मुराद सूरज ने खर्च कर डाला और अब आसमान का थाल जो है वो खाली पड़ा है। सूरज की रोशनी में सितारों के ओझल हो जाने का ये तस्वुर एकदम अछूता है। अगला सवाल है यहाँ पे दर्जे झेल नज़म का बगौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियां मुकम्मल करिए। तो पहला है मद्दा करने वाला, यानी शायरी करने वाला कौन शायर है? मिर्जा गालिब। दूसरा है ममदू। ममदू कौन होते हैं? जिनकी तारीफ की जाती है। तो यहाँ किनकी तारीफ की गई है इस नज़म में? तो वो बहादुर शाह जफर की कसीदे में तारीफ की गई है। तीसरा है तुगरल व संजर कौन थे? तुर्किस्तान के बादशाह थे। चौथा है खाकान कौन थे? तो चीन के बादशाहों का ये लक़ब है। अगला यहाँ पे हुस्ने मानी हमें बताना है। दर्जे झेल शेर में पोशीदा मानी मतलब के हुस्न को वाज़ेह कीजिए। महर कांपा, चरख चक्कर खा गया, बादशाह का रायत लश्कर खुला। तो जवाब है ये शेर मुबालिगा आराई का उम्दा नमूना है। शायर कहता है कि जब बादशाह के लश्कर का परचम लहराता है तो सूरज कांपने लगता है और आसमान चकरा जाता है। जाहिर सी बात है कि न सूरज कांपता है और न आसमान चकराता है। शायर के कहने का मंशा ये है कि बादशाह की फौज इतनी जबरदस्त है कि उसे देखकर आसमान चक्कर खा जाता है कि भला इस अजीमुशान फौज का मुकाबला कौन कर सकता है। सूरज के कांपने और आसमान के चक्कर खाने का जिक्र करके दरअसल शायर बादशाह के लश्कर के दबदबे की तारीफ करना चाहता है। अगला है शेर यहाँ जमाले फिक्र। जानता हूँ है खते लोहे अजल, तुम पे ऐ खाकान नाम आवर खुला। इस शेर में फिक्र की जो खूबसूरती है उसे उजागर कीजिए। तो जवाब है खते लोह अजल से मुराद कायनात की इब्तिदा में लिखी गई तख्ती की तहरीर है, जिसमें अजल से अब तक के हालात दर्ज किए गए हैं। इस तख्ती से बादशाह के नामूरी शोहरत व शान शौकत और अजमत जाहिर है। खाकान चीन के बादशाहों का लक़ब था। चूंकि चीन एक वसी व अरीज मुल्क है, इसीलिए इसके बादशाह की अजमत भी बहुत ज़्यादा है। शायर ने अपने ममदू की शोहरत को बयान करने के लिए खाकान चीन से निस्बत बयान की है। शायर का ख्याल है कि बहादुर शाह जफर चीन के बादशाहों से ज़्यादा मशहूर व मारूफ हैं और ये हकीकत तख्ती में दर्ज है। कौन सी तख्ती बच्चों? तो खते लोहे अजल की तख्ती। तो ये वाला अच्छे से पढ़िए और समझिए और नोट कर लीजिए। अब यहाँ लताइफ गालिब यानी गालिब की हम कुछ खासियत को बयान करेंगे यहाँ पर। तो माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद मिर्ज़ा गालिब ईद मिलने के लिए बहादुर शाह जफर के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने रोज़े रखे? गालिब ने निहायत सादगी से जवाब दिया, पीर व मुर्शिद एक नहीं रखा। एक रोज सैयद सरदार मिर्जा गालिब के यहाँ तशरीफ लाए। थोड़ी देर बाद जाने लगे तो मिर्जा शमादान लेकर लबे फर्श तक आए ताकि वो रोशनी में जूता देखकर पहन ले। सैयद सरदार ने कहा, किबला व काबा, आपने इस कदर जहमत फरमाई, मैं अपना जूता पहन लेता। मिर्जा हंसकर बोले, भाई मैं आपका जूता दिखाने को शमादान नहीं लाया, बल्कि इस एहतियात से लाया हूँ कि कहीं आप मेरा जूता ना पहन ले। अगला है यहाँ पे आमों का मौसम। आमों का मौसम था। बहादुर शाह जफर चंद मुसाहिबों के हमरा, जिनमें मिर्जा गालिब भी थे, बाग हयात बख्श में गुलगश्त कर रहे थे। आम के दरख्त रंग बिरंगे आमों से लद रहे थे। यहाँ के आम सिर्फ बादशाह, बेगमात और दूसरे ममालिक
के बादशाहों को तोहफे में भेजे जाने के लिए मखसूस थे। मिर्जा गालिब को आम बहुत मरगूब थे, यानी बहुत ही उनको पसंद थे। वो दरख्तों के करीब जाकर आमों को बार बार गौर से देखते। बादशाह ने पूछा, मिर्जा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्जा ने दस्त बस्ता अर्ज किया, पीरो मुर्शिद, ये जो कोई बुजुर्ग ने कहा है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, देखता हूँ कि किसी आम पर मेरा नाम भी लिखा है क्या नहीं। बादशाह ये सुनकर मुस्कुराए और मिर्जा साहब को घर उम्दा आम भिजवाए। अब यहाँ पर बच्चों आपके लिए ये सरगर्मी है, बहादुर शाह जफर की तारीखी हालात मालूम कीजिए और आप इसे खुद से अपने ओन से करिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हुआ, जिसे हमने नज़म को मुकम्मल भी की, उसके मानी भी बताए, उसका हमने खुलासा भी किया और इस सबक के सभी सवाल जवाब भी हल कर दिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और सब समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से वो अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्या